अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यू वाचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। बड़े केस का बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा तौर पे तफसीली फैसला तोशाखाना केस में अब से कुछ देर पहले, चंद लम्हात पहले आया है, जिसमें तफसीली रिपोर्ट नाजरीन तलब की है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि जेल में उनकी क्या कंडीशन है, किन किन कंडीशंस के तहत उनको रखा जा रहा है, उस हवाले से तफसीली रिपोर्ट मांगी गई है। और फिर ये जो समाअत है ये गैर मुय्यना मुद्दत तक आगे मुलतवी कर दी गई है। इस पूरे मामले को नाजरीन हम लोग इसके ऊपर क्लोज वॉच रखेंगे, क्योंकि कल 11:30 बजे सुबह इस पूरे हवाले से, इस पूरे अहवाल पर तफसीली समाअत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और अभी तक के जो फिलहाल जो समाअत हुई है उसके कुछ मुकालमे, उसमें कुछ एक्सचेंज और कुछ स्टेटमेंट्स मुअज़्ज़ज़ अदालत के रिमार्क्स आपके सामने ये पेश खिदमत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नाजरीन चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत कल दिन 11:30 बजे तक मुलतवी हुई है और फिर कल इसको रिज्यूम किया जाएगा, जैसे मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया है। चीफ जस्टिस उमर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने तोशाखाना केस की समाअत की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। वकील इलेक्शन कमीशन ने ये कहा, हक़ दिफा बहाली की दरख्वास्त इस अदालत के सिंगल बेंच के सामने ज़ेर समाअत है। अमजद परवेज साहब ने ये कहा, ये अदालत उस वक्त सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत कर रही है, इस वक्त अदालत सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत कर रही है। ये चीफ जस्टिस उमर फारूक साहब के रिमार्क्स हैं। सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर अदालत मेरिट्स पर गहराई में नहीं जाएगी। चीफ जस्टिस उमर फारूक, ये सवालात तो आएंगे कि मुल्जिम को हक़ दिफा ही नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस उमर फारूक, ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन PTI के गवाहों की गैर मुतलका करार दिया। वकील अमजद परवेज, गोशवारे तो अपनी कंसल्टेंट की मुशावरत से ही जमा कराए जाते हैं। चीफ जस्टिस उमर फारूक, ये तो मौक्किल ने बताना होता है कि उसके असासे क्या थे। अमजद परवेज, जो कि इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मुझे तो कोई अपने रिटर्न्स फाइल करने को कहे तो मैं खुद भी नहीं कर सकता। ये भी ऑब्जर्वेशंस थी चीफ जस्टिस उमर फारूक साहब की। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म तक मुलतवी कर दी और यही ऑब्जर्वेशंस है मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट की कि ये मामला पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले और वो पहले इसके ऊपर अपनी पूरी समाअत कंप्लीट कर लें और फिर इसको आगे बढ़ाया जाए और फिर उसको सुप्रीम कोर्ट टेकअप करेगी। हाई कोर्ट मामले का हल निकाल रही है, हाई कोर्ट का फैसला आने दें, जैसे मैंने भी आपसे अर्ज़ किया चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जैसे ये सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स हैं। और फिर लास्टली नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को गलत करार दिया था। गोया इस पॉइंट ऑनवर्ड्स ये तमाम मामला यहाँ से शुरू हुआ था कि जब ट्रायल कोर्ट के फैसले को, यानी कि जज दिलावर के फैसले को जब गलत करार दिया था, फिर उसको वहाँ से टेकअप किया गया था। रिएक्शंस की आउटपोर इस पूरे समाअत के बाद से, जो कि कल सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप की, एक रिएक्शंस की, सियासी रिएक्शंस की आउटपोर जारी है। बिलखुसूस PMLN ने इसके ऊपर बहुत सख्त रद्द अमल दिया है। मरियम नवाज साहिबा भी और नवाज शरीफ साहब ने भी इसके ऊपर बाकायदा बयान जारी किया है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तमाम बयानात को आपके सामने रखेंगे और आगे होने क्या जा रहा है, ये ऊंट किस करवट बैठेगा, आफ्टर द ब्रेक इस पे भी बात होगी और इलेक्शंस के इनेकाद के हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक नाजरीन। बड़े केस की बड़ी समाअत होने क्या जा रहा है। ऑल आइज ऑन द ऑनरेबल कोर्ट ऑब्वियसली फॉर टुमारोज रिजम्पशन ऑफ द केस। इस पूरे मामले पे बात करेंगे, लेकिन कल से जब से ये मामला टेकअप किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, एपेक्स कोर्ट की तरफ से, एक आउटपोर ऑफ रिएक्शंस है जो कि हमने उसके बाद कॉन्सिक्वेंटली देखी। उनमें से सिर्फ चंद आपके सामने रखना चाहेंगे और दो बिल्कुल जो दोनों इतराफ के रिएक्शंस हैं। सबसे पहले मरियम नवाज शरीफ साहिबा ट्वीट करते हुए नजर आई और उनकी ट्वीट भी नाजरीन को दिखाई जाए। She says in a tweet yesterday, CJP pleading for IK doesn't make IK look good, it makes CJP look bad, very brazen। और फिर उसके बिल्कुल थोड़ी देर बाद जब उनकी अगली ट्वीट आई, उसमें मरियम साहिबा फरमाती हैं कि जब चीफ जस्टिस साहब ने फैसला सुना ही दिया तो कल हाई कोर्ट के इंतज़ार की भी क्या ज़रूरत है। ज़ाहिर है बड़े सख्त रिएक्शंस आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब का भी बयान है इस हवाले से, वो भी मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन दूसरी तरफ का रिएक्शन यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिएक्शन की भी उतनी ज़रूरत है और उतना ही इंपॉर्टेंट है। रऊफ़ हसन साहब इस हवाले से रिएक्ट करते हुए ट्वीट करते हैं, टुडे मार्क्स जुडिशरीज आवर ऑफ ट्रायल tainted with a past of complicity and countless skeletons in the cupboard. It must rise to ensure that justice is seen to be done. Nothing less will do, as in that event Pakistan shall plunge into a constitutional crisis of mammoth proportions which will be difficult to escape from.
ऑल आइज आर सेट ऑन द जस्टिस होपिंग दैट दे डोंट फेल देयर ओथ। इस हद तक रऊफ हसन साहब इसको इम्प्लाई करते हुए नजर आए कि अपने ओथ की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए और मुअज़्ज़ज़ अदालत को ये इंश्योर करना चाहिए। दोनों इतराफ़ के पोल्स अपार्ट नैरेटिव्स हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और इलेक्शंस के इनेकाद के ऊपर भी जो सदर मुमलिकत ने ख़त लिखा है इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमीशन को, उसके ऊपर भी एक रद्द अमल आया है और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने भी आज रिस्पॉन्ड किया है और उस पर उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन का दरअसल ये एम्बिट है, अब वो बताएंगे अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के ये जो इलेक्शंस की तारीख है ये कब होगी और इलेक्शंस कब होंगे, वो जो सदर मुमलिकत हैं उनके इस राइट को वो कहते हैं कि दिस डजंट होल्ड ट्रू एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एनीमोर। दोनों इतराफ के व्यू पॉइंट्स को शामिल गुफ्तगू रखते हैं। नाजरीन, इलेक्शंस आखिर होने कब जा रहे हैं, इस बड़े सवाल का बड़ा जवाब भी आज लेने की कोशिश करते हैं। तमाम सियासी नुमाइंदगी आज हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं। फौरी तौर पे मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का रुख करती हूँ। जनाब अता तारड़ साहब नाजरीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट, साबिक वफाकी वज़ीर, तमाम तर मामले पे अपना बड़ा कैलकुलेटेड ओपिनियन रखेंगे, अपनी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन रखेंगे और ऑब्वियसली कानूनी तौर पर भी हम आपसे बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। यू बीइंग अ वेरी ओपिनियनेटेड वॉइस ऑन लीगल मैटर्स। वेरी वार्म वेलकम अता साहब। नाज बलोच साहिबा नाजरीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्टॉलवर्ट और बड़ी सीजन अपनी जमात से रहनुमा, वंस अगेन अ वेरी वाइज वॉइस फ्रॉम हर पार्टी, हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम मामले पर मौक़िफ़ के लिए, क्योंकि इलेक्शंस के मामले पर पीपल्स पार्टी के हमें मुतअद्दिद इस तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं कि पीपल्स पार्टी इस बात की हामी है कि अगर इलेक्शंस 90 दिन के अंदर हों वो कॉन्स्टिट्यूशनली ज़्यादा मैंडेटरी है बनिस्बत हल्का बंदियों वाले मामले के। वेरी वार्म वेलकम नाज बलोच साहब, प्लीज़ टू हैव यू ऑन बोर्ड। और नईम पंजोता साहब नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीगल मैटर्स पर स्पोक्स पर्सन भी हैं, वकील भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और वेरी रेलिवेंटली फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ आज हम जानेंगे नईम पंजोता साहब से कि क्या आगे ट्रांसपायर हो रहा है और किस तरह की उम्मीदें वाबस्ता हैं। आपको भी बहुत बहुत खुशामदीद नईम साहब, वेरी वार्म वेलकम टू यू टू। आपसे ही मैं बात का अगर पहले आगाज़ कर पाऊँ ताकि एक आपकी साइड का मुझे व्यू मिले, फिर मैं आई विल टेक इट फॉरवर्ड कि आपने सुना अभी मरियम नवाज साहिबा ने जो बात की, नवाज शरीफ साहब ने भी कल बात की है, उन्होंने बताया कि किस तरह से उनको 2017 में निकाला गया और जो भी कंस्पिरेसी की वो हमेशा से बातें करते रहे हैं। तो ये बताइएगा सर कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, बहुत सारे केसेस हैं और मुअज़्ज़ज़ जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है उन्होंने तो ये इस हद तक खत लिख रखा है, आपको पता है कल उनका खत आया है कि अगर PTI चेयरमैन अदालत से आज़ाद हो भी जाते हैं इन दिस प्रेजेंट केस तो उनको फौरी तौर पर 9 मई वाले वाकयात में गिरफ्तार कर लिया जाए। थैंक यू सो मच जी। पहले तो मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कल रिमार्क्स आए उसके हवाले से ये सारे ट्वीट्स किए गए या बयान दिए गए, ये प्रेशराइज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को ये सारे बयान दिए गए या ट्वीट किए गए, या मुख्तलिफ और लोगों ने भी इसी तरह से प्रोग्रामों में बैठ के चीफ साहब को जो है वो क्रिटिसाइज किया या सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज किया। बात यह है कि जब फैसले हक में आए तब आप कहें कि ठीक है अदालत ठीक चल रही है, और जब कानून के मुताबिक अगर वहाँ पर एक चीज़ बताई गई है कि ये फैसला आया है, फैसले के अंदर ये चीज़ें थीं, ये लिमिटेशन रजिस्ट्रेशन का मामला था, गवाहों का मौका नहीं दिया गया, गवाहों के हवाले से हमारी पिटीशन हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग थी, और उसके साथ बताया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया, तीसरी दफ़ा फैसला दिया मेंटेनेबिलिटी के क्वेश्चन के ऊपर कि आप डिसाइड करें, और तीनों दफ़ा हमें सुनने का जो है वो मौका ही नहीं दिया गया, हमें सुना ही नहीं गया और फैसला दे दिया गया। पहली दफा इसी तरह फैसला दिया गया, हमें नहीं सुनने दिया गया। दूसरी दफा 7 दिन का टाइम था और चौथे 5वें दिन ही डिसाइड कर दिया गया। हालांकि टाइम जब 7 दिन का दिया गया है तो आपने एंड डे तक जाना है कि 7 दिन के अंदर आपने डिसाइड करना है। हम ये कह रहे थे कि हम कल आके इसके अंदर आर्गूमेंट्स करेंगे। इसी तरह लास्ट टाइम भी ये नहीं हुआ कि हमने ये कहा कि हमने आर्गूमेंट्स नहीं करने। पहले तो एविडेंस के हवाले से हमने लिस्ट दी और ये कहा गया कि ये गवाह जो हैं ये जो है रेलेवेंट नहीं है कानून के अंदर, या वहां पर ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर मिसाल दी गई कि पूरे पाकिस्तान में आप ये बता दें कि किसी जगह के ऊपर ऐसा हुआ हो कि प्रॉपर जो है किसी को उसको जो है कानूनी तौर पर हक ना दिया गया हो, उसको डिफेंड करने का उसको अपॉर्चुनिटी ना दी गई हो। ये तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि सुबह अदालत लगती है और जो है दूसरी तरफ से अदालत को पंजोता साहब ये आपने आपने वही वाली बातें आपने रीआइटरेट की कि किस तरह से हक दिफा आपके पास मौजूद नहीं है। तो ये फरमाइएगा सर कि पंजोता साहब ये ख्वाजा हारिस साहब के हवाले से भी आज कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं, क्योंकि आज हमने उनको देखा नहीं।
काफी कुछ लोग ये सजेस्ट कर रहे हैं कि मे बी उन्होंने अपने आप को एक्सक्यूज कर लिया है पूरे केस से, मामले से। अगर ये इतना ट्रांसपेरेंट है तो इतना कदावर वकील ऐसा क्यों करेगा? फैसले को उसी तरह कंक्लूड करूंगा, उस बात को कंक्लूड करके ख्वाजा साहब के हवाले से मैं जवाब दे दूंगा कि उस दिन सुबह यही हुआ कि हम आके आर्गूमेंट्स करते हैं, ख्वाजा साहब का क्लर्क उठा लिया गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसने फाइलिंग करनी थी, हमने रजिस्ट्रार को जाके एप्लीकेशन दी, किस तरह से अगवा कर लिया गया फाइलों समेत, बाद में उसे छोड़ दिया गया। जब टाइम गुजर गया तो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर पेश हुए हैं, 12 के ऊपर तकरीबन 5-10 मिनट हुए होंगे, हम वहां पहुंच गए और हमने कहा कि जी हम आ गए हैं। जज साहब अचानक से आए हैं, तकरीबन 12:30 बजे एग्जैक्ट आए हैं और वो जो है आके कहते हैं जी फैसला सुने। हमने कहा जी यार ये वजह हुई, हमारी वजूहात सुन लें, आर्गूमेंट सुन लें, रिकॉर्ड के ऊपर कम से कम ले आए, क्योंकि हाई कोर्ट ने वाजिया कहा था कि आपने मेंटेनेबिलिटी के क्वेश्चन के ऊपर, जुरिस्डिक्शन के ऊपर सुनना है इन्हें, ये नहीं कहा था कि आपने उन्हें मौका ही नहीं देना। और 3 बजे तक अदालत का टाइम है। और ख्वाजा हारिस के हवाले से जो बात चल रही है, देखें अदालत के अंदर अगर एक वकील पेश होता है और उसकी कोई मसरूफियात है किसी और केस के अंदर या कहीं पे वो और किसी जगह पे बिजी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है कोई हमारे साथ इख्तिलाफ कर गए। गोया ये कि आप इस खबर को, इस तरह की खबरों को आप डिनाई कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कुछ और। ठीक है, मैं टेक इट अक्रॉस। ये देखें ना जी कि फॉर एग्जांपल अगर कल आके वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है जी, उसके अंदर कोई जुर्म है, वकील तो आते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। अच्छा, ये आपने एक साथ में जैसे कहते हैं कि आपने एक और पॉसिबिलिटी भी साथ शामिल कर दी है। इसका पहले लीगल ओपिनियन हम मांग लें। अता साहब, आपने तमाम बात सुनी, ये तो कहीं का इंसाफ ना हुआ कि आपने हक़ दिफा भी ना दिया मुलजिम को। और दूसरा ये भी फरमाइएगा, कुछ चैनल्स कल रिपोर्ट कर रहे हैं और कुछ पीटीआई के अकाउंट्स इस बात को खासा फैला रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन टू, कि मरियम नवाज साहिबा के हवाले से कुछ चैनल्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनको कुछ वीडियोस पहुंचाई जा रही हैं खान साहब की वाइल ही इज इन कस्टडी। बहुत शुक्रिया जी। देखें, पहली बात तो ये है कि ये केस भी 6 से 7 साल या 11 साल चलना चाहिए था, फॉरेन फंडिंग की तरह। इसमें भी हर स्टेज पे स्टे ऑर्डर मिलने चाहिए थे। इसमें भी बादशाह सलामत का इंतज़ार किया जाना चाहिए था कि बादशाह सलामत कब आते हैं, कब गवाही देते हैं, कब विटनेसेस को लेके आते हैं, कब वो जिरा जो है वो मुकम्मल होने देते हैं। देखिए, ये इतना सिंपल मैटर नहीं है। ये जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है ना, ये 1 साल केस चला है और इसमें एक जज जफ़र इकबाल को प्रेशराइज करके, उनकी अदालत पे हमला करके उनका तबादला करवाया गया। उसमें और भी कुछ किरदार इन्वॉल्व थे। अब एक जज आपने फ़र्क कर दिया जो जिरा कर रहा था, जो सारे केस को आगे चला रहा था। दूसरा जज आता है, आप उसकी फेसबुक की फेक पोस्टें लगाते हैं, फेक पोस्ट्स, उसको गालियां देते हैं, उसको मलाइन करते हैं, अंडर प्रेशर करने जी ऑब्वियसली उसको अंडर प्रेशर करने की कोशिश करते हैं। जब आपको लगता है कि वो बाज नहीं आ रहा, आप उस पर नो कॉन्फिडेंस कर देते हैं। देखिए, हर चीज़ की एक तरतीब है। यहाँ पे अगर आपने फर्द जुर्म पे दस्तखत ना किए, आपने किए, आपने जहाँ 342 का जो आखिरी हक़ दिफा होता है उस पर दस्तखत किए, अब आप अगर लिस्ट ले आएंगे उठा के अपने ड्राइवर की, माली की, मुंशी की, मतलब देखिए ना, अब रऊफ हसन साहब बतौर गवाह हैं इस केस में, भाई उनकी क्या गवाही है या वो किस तरह रेलेवेंट हैं। कानून में जज के पास ये सवाबदीदी इख्तियार है कि वो आपके फाइनल हक़ दिफा की 342 की स्टेटमेंट के बाद एडिशनल लिस्ट ऑफ विटनेसेस ले या ना ले, वो जज का इख्तियार है। लेकिन अता साहब, ज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के दिल में अगर इतनी मोहब्बत जागी है, ये बताइएगा अता साहब के टैक्स कंसल्टेंट की तो गवाही सुन लेना। टैक्स कंसल्टेंट अगर वो वही बताता है अपने क्लाइंट को कि किस तरह से उसने अपने रिटर्न्स फाइल करने हैं, उनकी गवाही को भी क्यों खातिर में नहीं लिया जा रहा? क्योंकि सर्टेनली ही विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू एक्सप्लेन कि उन्होंने कौन सी चीज। जी, सिर्फ माली और उनकी गवाही तो नहीं है ना सर, जैसे अभी आप कह रहे हैं सिर्फ माली को ले आए और खानसामा को ले आए। कतई नहीं, देखे ना, मैं आपको अर्ज करूं, ये मिस डेक्लेरेशन का केस है अंडर द इलेक्शन एक्ट 2017। ये एफबीआर का या टैक्स रिटर्न्स का केस ही नहीं है। अब क्या हो रहा है, अब आप और मैं एक टेक्निकल बहस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि असल चोरी से तवज्जो हटा दी गई है। यानी चोरी का जवाब देने को कोई तैयार नहीं है कि हमने इतनी महंगी घड़ी ली थी, वो ब्लैक मार्केट में बेची थी, वो डिक्लेयर नहीं की, उसकी फरोख्त से हासिल शुदा रकम हम खा गए। अब क्या हुआ है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं, ये अच्छे बुरे फैसले की बात नहीं है कि हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते। वो चाहते हैं कि रिटायरमेंट से पहले रिलीफ देके जाए। देखना सुप्रीम कोर्ट की आपने बरमला आपने बात कर दी है कि जो आपके जी
नहीं, मैं कंप्लीट कर लूँ आर्गुमेंट। हाँ देखिए, बात बड़ी सिंपल है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील भी चल रही है और जो सजा मुअत्तली की दरखास्त है वो भी चल रही है, और डे टू डे तकरीबन हियरिंग चल रही है, एक एक दिन के वक्फे के साथ। तो सुप्रीम कोर्ट को इतनी जल्दी किस बात की है? वो जाहिर बात है, कई जगह पे रूल ऑफ लॉ होता है, कई जगह रूल ऑफ मदर इन लॉ होता है। तो मुझे तो लगता है कि ये रूल ऑफ मदर इन लॉ है कि आप एक अपील की पेंडेंसी के दौरान उसको सुन रहे हैं, मेरिट्स में जा रहे हैं। जब मुल्क का आला तरीन मुनसिफ ये केस का फैसला कर दे और टेक्निकलिटीज जो आप और मैं बात कर रहे हैं उनको बयान कर दे, केस की खामियां बता के बयान करे। मज़ाहिर नकवी साहब तो वकील को बता रहे थे आप सही नहीं पढ़े, उनको गुस्सा चढ़ा था कि सही क्यों नहीं पढ़ा। फलां पेज खोले ना, फलां पेज पे देखें। अब जहां पे ये मामलात होंगे वहां तो मैच भी फिक्स्ड है, बेंच भी फिक्स्ड है। आपने तो अता साहब बड़ी बरमला बात कर दी है। मैं ये मामला कोर्ट ने वेट ही नहीं किया कि उन आगे ले जाती हूँ। वैसे अता साहब यही इन्हीं वाली गुफ्तगू पे ये पीटीआई के आपके तमाम हरीफ ये कहते हैं कि आप तो जी कंटेम्पचुअस बातें करते हैं, आप तमाम, आई मीन योर पार्टी। ये मैं इसका भी आपसे जवाब मैं मांगती हूँ, आपसे करती हूँ। अगर कंटेम्प्ट है तो बुला लें, मैं कोर्ट में भी ये जवाब देने को तैयार हूं। अगर कंटेम्प्ट है तो बुला लें। अच्छा, वेरी फेयर। मैं पूछती हूँ ये वाली बात, ये बहुत इंटरेस्टिंग ये ऑब्जर्वेशंस भी की हैं और बहुत बरमला का है नाज बलोच साहिबा, अता साहब ने, कि अपने एग्जिट से पहले चाहते हैं कि रिलीफ दे दिया जाए। आपकी क्या रीडिंग है? क्योंकि आपके यू बीइंग अ लेडी, आई वांटेड टू कम टू यू फर्स्ट, बट आई थॉट कि आपसे हम लोग एक आखिर में ये वाली बात साथ साथ जाने और एक कैंडिड आपसे मैं सवाल कर पाऊँ कि आपने, क्योंकि काफ़ी एक तवील अरसा पीटीआई में भी गुजारा, बैक व्हेन यू वर इन द पार्टी एंड वेरी एक्टिवली इन द पार्टी, हैज़ रियली खान साहब बीन लाइक दैट सिंस ऑलवेज? मतलब ये लालच और जिस तरह का एक आपकी साबिक गवर्नमेंट जो एक उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाते रहे हैं कि इस कदर लालच के घड़ी बेची गई, प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया, पहले बेची गई फिर रकम अदा की गई तोशाखाना में, तो ये तो बड़ी ब्रेजन किस्म के इल्ज़ामात हैं जो कि लगाए जा रहे हैं। तो हैज़ ही ऑलवेज बीन लाइक दिस? थैंक यू मोना फॉर हैविंग मी इन योर शो। देखें, बात यह है कि कौन किस शख्स के जहन में कब क्या बात चल रही होती है, ये इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती। अलबत्ता बहुत सारी मिस्टेक्स जो है पे दर पे मैंने देखा हमेशा कि पीटीआई की लीडरशिप की जानिब से जिस किस्म के गलत फ़ैसले लिए गए और कॉल ऑफ फेल में जो तज़ाद मैंने देखा, जो हमेशा लोगों को, आवाम को यही कहते रहे कि जी हमने स्टेटस को के ख़िलाफ़ जो है वो अपनी पॉलिटिक्स करनी है, जो कहते रहे कि इलेक्टेबल्स के ख़िलाफ़ जो है वो सियासत करनी है, जो ये बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े नारे लगाते रहे। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब उनको हुकूमत मिली तो आपने तभी देख लिया, कॉल ऑफ फेल का तज़ाद आपने देख लिया कि हुकूमत में जो इनकी काबीना थी उसमें तमाम इलेक्टेबल्स की भरमार थी। वो तमाम नाम, कितने नाम मैं गिनूँ, आप देखें जो इनके फ्रंट बेंचेस में बैठे हुए थे वो वही लोग थे जो हर दौरे हुकूमत में अपना हिस्सा लेकर आके बैठ जाते हैं, जिनको हम बड़े बड़े माजरत के साथ जो है कहना पड़ता है कि वो जो है ऐसे इलेक्टेबल्स जो कि हर दौर में अपने लिए कोई ना कोई जगह जो है वो तलाश कर ही लेते हैं। तो उन्हीं को, जिनके खिलाफ वो सियासत का बड़ा जो है वो प्रचार करते रहे, उन्हीं लोगों को अपने साथ शामिल करके अगर पीटीआई ने हुकूमत ही बनानी थी तो पीटीआई तो आपकी जो प्रेजेंट जमात है, प्रिंसिपल्स की तो वो बात ही ना करें। ये इलेक्टेबल्स वगैरह आपकी प्रेजेंट जमात यानी कि पीपल्स पार्टी के भी हमेशा काबीना का हिस्सा रहे हैं और आपको पता है कि जब पीएमएलएन और आप जब बाकायदा हरीफ थे तो इस बात की पीएमएलएन भी काफी दफा क्रिटिसाइज करते थे कि अनइलेक्टेड लोगों को आप लोग रखते हैं। जी नहीं, मैं एक तो पहली बात आपको वाज़े कर दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो है हमारे पास पॉलिटिकल वर्कर्स भी हमारे पास सेनेट के लेवल तक मौजूद हैं। हमारे पास फार फ्लंग इलाकों से, उन इलाकों से जहां पे नुमाइंदगी नहीं होती थी, वहां के जो मोस्ट वल्नरेबल कम्युनिटी से उठा के हमने लोगों को, जो डेजर्ट के इलाके से लोगों को उठा के वर्कर्स को पार्टी ने एक्नॉलेज किया, अप्रिशिएट किया और उनको खुद मुख्तारी दी। तो पीपल्स पार्टी ने हमेशा अब एक आप कहने के गुलदस्ता रही है हमारे पास। अगर इलेक्टेबल्स हैं, हमने तो कभी ये नारा नहीं लगाया कि जी हम जो है पीपल्स पार्टी को, इलेक्टेबल्स को या उन लोगों को जो अपने हल्के में जहां पे उनको वोट दिया जाता है, मतलब आप लोगों ने उनके खिलाफ कभी बात नहीं की, लोगों को जो है हम नहीं लेकर आएंगे, हमने तो ऐसा नारा नहीं लगाया। लेकिन नहीं तो देखिए वी हैव ऑल टाइप ऑफ पीपल। हमारे पास अर्बन इलाकों से भी हमारे पास जो है वर्कर्स हमारे पार्टी के जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक बनते हैं, मिनिस्टर्स बनते हैं। इसी तरह से अगर कोई यानी कि ये आपने जो कहा वो आपने किया, आपने कभी ऐसे इलेक्शन के थ्रू आते हैं, फेयर हो गया आपने बड़ा के थ्रू।
लेकिन जो पीटीआई का एक वतीरा था, उनका तो कहना था कि जी इलेक्टेबल्स बहुत बुरे होते हैं। फिर खुसरो बख्तियार कौन थे? फिर उसके बाद आप मुझे बताइए कि ये जो तमाम इन्होंने बंच ऑफ पीपल जो शामिल अपने साथ किया, जो पूरी काफ लीग को इन्होंने अपने साथ शामिल किया, जिनको पंजाब के सबसे बड़ा डाकू कहा करते थे ये लोग, वो जो तमाम जो आगे इनके फ्रंट बेंचेस पे बैठे हुए लोग थे, शाह महमूद कुरैशी एंड राइट। मैं नाज साहिबा, मुझे ब्रेक का भी कहा जा रहा है। आपने ठीक है, आपने वेरी फेयरली आपने बताया कि कॉल और फेल का किया। जी ना साहिबा, लेकिन मैं व्हाट आई मेंट टू आस्क वाज कि क्योंकि अभी मामला ये तोशाखाना का चल रहा है, तो क्या ये जो ग्रीड है जिसकी तरफ आपकी साबिक हुकूमत इशारा करती रही है कि ये आई विल कमेंट वंस, हैज ही ऑलवेज बीन लाइक दिस? जी प्लीज। जी आप अगर ब्रेक ले रही हैं, देखें बात यह है कि अगर तोशाखाना से घड़ी ली है, घड़ी तो ली है, जो खरीदार है वो कहता है कि उसको फरा गोगी है, कौन खातून है, उन्होंने उन तक घड़ी कैसे पहुंची? प्राइम मिनिस्टर को मिलने वाली घड़ी फरा गोगी तक कहां से पहुंची? फिर वो दुबई तक कैसे पहुंची? अगला कह रहा है कि मैंने जिस अमाउंट में लिए, यहाँ पे तो बिल्कुल ही वो चीज़ शो ही नहीं की, डिक्लेयर ही नहीं की। और जो कंसल्टेंट होते हैं वो अपनी तरफ से तो थोड़ी आपके टैक्स रिटर्न्स डाल देते हैं, वो तो आप जो उनको डिक्लेयर करते हैं, बताते हैं, आपने उनको जो बताना है वही बताएंगे, जो है फाइल करते हैं टैक्स रिटर्न्स। तो मेरा ख्याल नहीं जी, बिल्कुल उनको तो जो आप बताएंगे वो उसी चीज़ को डिक्लेयर करेंगे। लेकिन अगर कोई चीज़ डिक्लेयर नहीं हुई, और मैं एक बात मोना आपको बताती चलूँ बिफोर यू गो फॉर द ब्रेक, देखिए बात यह है कि पीटीआई को एक शौक था, एक उनका पैशन था, और वो शौक उनको ये था कि अपने मुखालिफिन सियासी जमातों को जेलों में डाल के मस्खरे बनाने का, जोक्स उड़ाने का उनको शौक था। उनको ये करके एक जो है वो बहुत ही कंटेंट फील करते थे। तो फिर मकाफात अमल एक चीज़ होती है, मकाफाते अमल, और उसी का आप कहती है सामने दरवाजे पे दस्तक दे रही है हमें। नहीं, लेकिन आपने जब खुद हुकूमत में थे तो इनका शौक था कि किसी पे मंशियात डाल दो, किसी पे झूठा मुकदमा डाल दो, औरतों को, खवातीन को जो है रातों रात ईद की रात को उठा के धक्के ये मैं मामला आगे ले जाती हूँ। लेकिन ना साहिबा, इसका दूसरा काउंटर वो ये भी कह रहे हैं कि अभी भी काफी सारी खवातीन हैं जो पाबंद सलासल हैं, उनका केस आगे नहीं बढ़ रहा 9 मई वाले इल्जामात में कि आपकी फॉर्मर कॉलीग थी। मैं इस वाले मामले पे भी बात करूंगी आपसे, क्योंकि कहते हैं कि खवातीन तो वो भी हैं और किसी भी खातून के साथ अगर ये चीज़ हो तो वो नाकाबिले बर्दाश्त है। आफ्टर अ ब्रेक नाजरीन, अता साहब से मैंने वो वीडियोज़ वाली जो एक बड़ी एक कल से ये बात गर्दिश करी है, इसका जवाब भी मांगना है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत सारी बातें हैं और ज़रूरी बातें, इलेक्शंस के ऊपर भी थोड़ी हमने रोशनी डालनी है, क्योंकि इसके ऊपर ऐसा मालूम होता है कि अब नैरेटिव्स अलग अलग आ रहे हैं, इवन उन जमातों के जो कि अभी हाल ही में करीब की तारीख में बहुत करीब रही हैं। तो नईम पजोता साहब, लेकिन उससे पहले आप ये बताइएगा, अभी वैसे तो रिपोर्ट मांगी है मोअज़्ज़ज़ अदालत ने कि खान साहब किस कंडीशन में है ये बताया जाए, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है। अता साहब की आपने बात सुनी, वो बिल्कुल बगैर कोई, जिसे कहते हैं ना, अपने अल्फाज को मिन्स किए हुए वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ अपने एग्जिट से पहले ये कोशिश है कि रिलीफ दे दिया जाए पीटीआई चेयरमैन खान साहब को। तो एक ये बताइएगा, और दूसरा ये कि रिपोर्ट तो मांगी है, कोई कैमरास वगैरह की अगर रिपोर्ट्स हैं कि उनके ऊपर लगाए गए हैं या फिल्में बनाई जा रही हैं, वीडियोस बनाई जा रही हैं, तो वो तो गलत है। बट द पॉइंट इज कि ये तो हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि उस वक्त जब व्हेन वाइल इन पावर खान साहब दूसरों के एसी निकालते थे, कभी टीवी निकालते थे, कभी कहते थे फ्रिज निकाल लो, नाउ वो अब वो तमाम वो एंटाइटलमेंट्स अपने लिए मांग रहे हैं। देखें जी, जो इन्होंने बात की, पहले तो मैं ये बता दूं कि उन्होंने कहा कि 1 साल हो गया केस को डिले होते हुए। 1 साल के अंदर हुआ क्या? हुआ ये कि खान साहब जो है उनके ऊपर हमला हुआ और उस वजह से हमने 2-3 दरखास्तें दी। पहले तो ये पिछले नवंबर में केस कंप्लेंट फाइल होती है और खान साहब उस वजह से पेश नहीं होते और वारंट निकाल दिए जाते हैं और 26 घंटे ऑपरेशन ज़मान पार में किया जाता है। खान साहब जब जुडिशल कम्प्लेक्स में आते हैं, वहाँ पर उनके ऊपर हमला होता है, साथ ही उनके ऊपर FIRs दे दी जाती है और उनके साथ वर्कर्स को भी गिरफ्तार किया जाता है, वो आपको सबको पता है। उसके बाद क्या होता है कि जज साहब 1 महीने की डेट देते हैं, उनको ट्रांसफर क्या हमने किया है, कौन है इक़्तिदार में, और स्पेशल जो जज हैं या जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, क्या वो हमारे मुताबिक चल रहे हैं या हमने उन्हें कहना है कि आप इस जज का ट्रांसफर करें या इस जज को रखें? उनका अपना फैसला है, उन्होंने खुद फैसला करना है कि कौन सा जज रखना है, कौन सा जज नहीं रखना। दूसरा, चीफ साहब के हवाले से हम वाज़ेह तौर पर
कह चुके हैं चीफ जस्टिस उमर फारूक साहब के हवाले से। खान साहब ने शदीद खदशात जाहिर किए कि मुझे इनसे इंसाफ की उम्मीद नहीं है। वो कैसे उम्मीद नहीं है कि 9 मई को उनकी गिरफ्तारी हुई, इन्होंने कह दिया कि ये गिरफ्तारी जो थी ये कानूनी थी, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जाकर कह दिया कि ये गैर कानूनी थी क्योंकि वो प्री अरेस्ट के लिए उस वक्त वहां मौजूद थे और अदालत के अंदर हमला किया गया। उनको पता ही नहीं है कि मेरी लेकिन एक मिनट नईम साहब, पंजोता साहब, एक बात बताइएगा, अगर मैं आपकी इस वाले आर्ग्यूमेंट के हिसाब से चलूं तो फिर आज तो वही जस्टिस उमर फारूक साहब वही काफी उन्होंने पॉजिटिव रिमार्क्स भी दिए हैं। आज तो उन्होंने ये कहा है कि मैं खुद भी अपने केसेस के अगर मुझे फाइल करने को रिटर्न्स दिए जाएं तो मैं नहीं भर सकता। तो गोया ये इंप्रेशन आ रहा है सिर्फ इसलिए कि उन्होंने गिरफ्तारी को लीगल कह दिया, आपकी मर्जी का फैसला ना दिया तो आपने उनके ऊपर नो कॉन्फिडेंस कर दिया। इंप्रेशन तो यही मिल रहा है। सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, टेरिन वाइट वाला केस वो आपको पता है वेबसाइट के ऊपर जिस तरह से हटाया गया, उसके साथ साथ मुख्तलिफ हमारी दरखास्तें पेंडिंग है और इलेक्शन कमीशन का फैसला जिसके तहत कंप्लेंट फाइल की गई वो पेंडिंग है और उसके ऊपर हमने कहा कि फैसला दे दिया जाए। आज तक ना फैसला दिया गया। हमने वापस लेने के लिए दरखास्त दी कि अगर फैसला नहीं दिया जा रहा तो केस वापस कर दिया जाए। आज तक वो भी डिसाइड नहीं हो रहा। इसके साथ साथ और काफी मिसालें हैं, जैसे कि 3 दफा उसी जज को केस रिमांड करना और फिर हमने उस बात को देखते हुए इनके ऊपर एतराज किया और दरखास्त हमारी खारिज कर दी गई कि ये मैटर मैं ही सुनूंगा, मैं ही मामला देखूंगा। जब किसी जज के ऊपर एतराज कर दिया जाता है, आपने पिछले दिनों भी देखा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर साहब हैं, जब ये कहा गया कि आप जो है इस केस के हवाले से ना सुने तो उन्होंने खुद को अलग कर दिया। ये बड़ा कन्वीनियंट हुआ ना, क्योंकि ये कि ऐसे ही एतराज़ात पहले नवाज शरीफ साहब भी तो करते थे, वो भी यही कहते थे। उन्होंने भी साकिब निसार साहब पे एतराज किया था, तब आप कहते थे ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके खिलाफ फैसला आ रहा है। देखिए, गुजारे ये कि ये जज का अपना काम है। जज हमेशा अखलाकी तौर पर जब उनके ऊपर एतराज किया जाता है तो उन्हें खुद को उस केस से अलहदा कर देना चाहिए। अगर 1 फैसला, 2 फैसले, 3 फैसले, 4 फैसले आपने मुसलसल दिए और वो मिसालें सामने पड़ी हों तो फिर आप देख लें कि जज हमायूं दिलावर को रिमांड हुआ फैसला 3 दफा और तीनों दफा उसने हमारे खिलाफ फिर आपके व्यू में सर ये करना चाहिए था पंजोता साहब। मौका नहीं दिया। जी पंजोता साहब, फिर ये करना चाहिए था जब साकिब निसार साहब पे, जब वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, उन पे अगर ऑब्जर्वेशंस आ रही थी, बार बार आ रही थी, तो उनको अपने आप से आपको अलहदा कर लेना चाहिए था पैनामा केस से, पूरे बेंच से। देखिए, गुजारे ये है कि उस वक्त जो है केस का फैसला आना था, उससे पहले इतराज किया गया, लेकिन यहाँ पर इतने फैसले जो हैं वो उनके खिलाफ दिए गए जिसकी वजह से हमने बुनियाद के एप्लीकेशन दी कि ये रीजंस हैं। आप कह रहे हैं कि आपने फैसले सुन के फिर आपने उसको बुनियाद बनाया, ठीक है, और उस वक्त इन्होंने प्रीएम्प्टिवली ये बात की थी क्योंकि ये कह रहे थे कि इनको सिमत ये नजर आ रही है, प्रीएम्प्टिव बात थी, ठीक है। और आप देख लेना कि तोशाखाना ट्रायल कितनी जल्दी चला है नीचे, क्या हाई कोर्ट के अंदर भी उसी तरह से स्पीड है। ये जो कह रहे हैं तारड़ साहब के 1 दिन की समाअत जो है डे टू डे चल रहा है। जिस दिन केस फाइल हुआ है 5 तारीख को खान साहब को सजा हुई है, उससे दूसरे दिन हम चले गए हाई कोर्ट के अंदर और इतनी लंबी डेट डाल दी गई जिसके ऊपर अगली डेट के ऊपर इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमारी तैयारी नहीं है। जी अता साहब, इसका जवाब फरमाएं क्योंकि ये तो एक मामला है सर, लेकिन इसके बाद आगे से पूछ किया तो कल आज के लिए फिक्स हुआ। जी अता साहब, इसका जवाब फरमाइएगा। और पिछली बात का भी आपसे जवाब रह गया था, ये मरियम नवाज साहिबा के हवाले से जो बात आ रही है कि वीडियोस उनको बना के दी जा रही हैं, इन रिपोर्ट्स में कितनी सदाकत है? देखिए, मैं समझता हूँ ये झूठ का एक पलंदा है और ये कह देना कि जी उन तक वीडियोस पहुंचाई जा रही हैं, उनके पास वीडियोस हैं, ये टोटल प्रोपेगेंडा है, झूठ है। यानी जिस खातून ने 6/10 के सजाए मौत के सेल के अंदर जो है वो कई माह गुजारे हों, शिकायत किए बगैर, दरख्वास्त दिए बगैर, माफ़ीनामा लिखे बगैर, कोई सहूलियात की डिमांड किए बगैर, वो क्यों किसी को अजियत में देख के खुश होगी और उसका क्यों मुतालबा होगा कि जी मुझे इस तरह की कोई वीडियोज़ जो हैं वो भेजी जाए। मैं इसको मुस्तरद करता हूँ और सख्ती से इसकी तरदीद भी करता हूँ। दूसरी बात यह है कि देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू की पॉलिसी चली है पिछले 6 माह। 11 पिटिशंस फाइल की तोशाखाना का ट्रायल रुकवाने के लिए। एक आम शहरी जो है वो बेचारा जलील हो जाता है, उसकी दरख्वास्त पे नंबर नहीं लगता, उसकी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होती। इधर 12 दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती हैं। मेरा तो गिला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि बशीर बूटे की और अहमद की दरख्वास्त क्यों नहीं समाअत के लिए मुकर्रर होती, जहाँ पे इमरान अहमद खान न्याजी आता है, शाम को नंबर अलॉट होता है, सुबह दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है। सर, आपने भी नो कॉन्फिडेंस का इजहार कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे, वो उन्होंने तो पहले ही किया हुआ है, तो इसका मतलब ये कि वो तो फिर ये उनकी नॉन पार्शियलिटी का सबूत हुआ कि आप दोनों खुश नहीं है वाली और वो दरखास्त मुकर्रर हुई थी, यहाँ पे तो खुद उन्होंने नहीं की थी। रिक्यूजल वाली भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था और जुडिशल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, तब फिक्स हुई थी, खुद से उन्होंने फिक्स नहीं की। देखिए, मेरा एक अपना पंजोता साहब को आपने सुना, वो कहते हैं उन्होंने खुद मुकर्रर नहीं किया। मेरा ओपिनियन इशू टू इशू होता है।
देखें, मेरा जो किसी के बारे में भी ओपिनियन है ना, वो इशू टू इशू है, वो पर्सन स्पेसिफिक नहीं है ना। मैं कोई राय इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनके केसेस गए, इनको 2 महीने तो वहाँ पे ख्वाजा हारिस ने लगाए, और वो केसेस कई डायरेक्टली भी नंबर अलॉट हुए थे। सुप्रीम कोर्ट तो बहुत बाद में गए ना, जो याया अफरीदी साहब का बेंच था, उधर ये 2 दफ़ा केस लगा। यानी तोशाखाना की चोरी का, मिस डेक्लरेशन का, फरोख्त से हासिल शुदा रकम का जवाब नहीं देना, टेक्निकलिटी के पीछे छुपना है कि हमने जो है वो लिमिटेशन पीरियड था, वो ट्रायल में फलां हमारे साथ ज्यादती हो गई, फलां चीज़ का हम जवाब देना चाहते थे। भाई आप जवाब क्यों नहीं दे रहे थे 1 साल से? तो बात यह है कि जब जवाब ना हो तो तकनीकी बुनियादों के पीछे तकनीकी बुनियादों पे मार मारी जाती है, पॉलिसी अपनाई जाती है। हाँ। सुप्रीम मैं इलेक्शंस की भी बात हमने इसी कंटिन्यूटी में बड़ी जरूरी तौर पर करनी है। मैं नाज़रीन, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, थोड़ा हमारे बस से बाहर है ये चीज। आई गेट बैक टू एवरीबॉडी आफ्टर अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत ज़रूरी मामला जो दूसरा इसके पैरेलल चल रहा है, और वो भी उसके ऊपर भी काफ़ी वो सब्जुडिसी उसको हम कह सकते हैं, विच इज़ द इलेक्शंस मैटर, क्योंकि पंजाब केपी का जो मामला था वो तो सब्जुडिसी था। तो नाज बलोच साहिबा, ये पहले मैं आपकी तरफ लाती हूँ। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की ट्वीट, सदर आरिफ अलवी तो ख़त लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं वो 90 रोज़ के अंदर इलेक्शंस चाहते हैं। उनको इलेक्शन कमिश्नर फिर या इलेक्शन कमीशन उनको कह रहे हैं कि भाई ये आपका मैंडेट नहीं है। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुई है, उन्होंने कहा है कि ऐवान सदर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने के ख़त पर वजारत कानून और इंसाफ की राय मांग ली। ऐवान सदर ने इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ के इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है, पर राय मांगी है। ऐवान सदर ने सदर मुमलिकत के कल के ख़त के जवाब में इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ पर राय मांगी है। बस ये रिपीट वो यही बात कर रहे हैं। तो ये तो बहुत एक नेक शगुन हुआ नाज साहिबा, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी यही चाहती है कि 90 रोज़ में इलेक्शन हों, और आपकी जो सोच है वो बहुत मुमासलत रखती है सदर मुमलिकत की सोच से इस वक्त। देखिए, सदर मुमलिकत की क्या सोच है ये तो मैं नहीं जानती, और माजी में भी कुछ दिन पहले भी उनके काफ़ी सारे ऐसे ट्वीट्स आए, और बहुत सारी ट्वीट से जो सवालिया निशान ख़ुद बनकर सामने आ गए कि कैसे मुमकिन हो सकता है कि सदर मुमलिकत जो है वो, जो कि हमेशा अगर कोई चीज़ को अगर डिसअप्रूव भी करते थे तो उस पर एक नोट लिखकर भेजते थे हमेशा, तो कैसे मुमकिन है कि वो, उन्होंने कहा कि जी उनसे पूछे बगैर उनके स्टाफ ने जो है वो फ़ाइल को दबा के रख दिया। वॉट एवर, आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ ऑल दैट। लेकिन अब वो क्या ट्वीटें कर रहे हैं, मैं तो खैर मैंने उनकी ट्वीट नहीं देखी। मैं आपसे फैक्चुअल बात ये कहूँगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल एक खुद मुख्तार इदारा है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये इख्तियार है, और उन्हें मैं समझती हूँ कि हम जो आगे देख भी रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब, इसी हवाले से कि इलेक्शंस बर वक्त करा दिए जाएँ, जिसकी एश्योरेंस हमें दी गई थी कि इलेक्शन जो है वो मुकर्ररा वक्त पे अपने होंगे, और ये सेंसस का और जो डिलिमिटेशन का मामला था इसके ऊपर बर वक्त तमाम जो है वो काम मुकम्मल कर दिया जाएगा। इस पे जितने हमारे कंसर्न्स हैं, और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसके ऊपर अपना जो कंसर्न्स शो किए थे कि जितनी जल्द अज जल्द इंतखाबात अपने आइनी मुद्दत में कॉन्स्टिट्यूशनल टाइम फ्रेम के अंदर रहते हुए हों, उसी के ऊपर जो है सबका जोर है, और सब चाहते भी। यानी आप भी ये एम्फसाइज कर रही हैं ना साहिबा कि डिलिमिटेशन की आड़ में 90 रोज से आगे ना जाए, इज दैट करेक्ट? देखिए, इस पे तो यकीन दहानी भी मिली थी कि जितनी जल्दी इलेक्शन कमीशन ये मामला जो है मुकम्मल कर लेगा, उन्होंने इस पे यकीन दहानी दिलाई थी कि वो मुकम्मल तौर पे इस पे इफेक्टिवली प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर इस अमल को पीएमएलएन तो ना साहिबा इसके आड़े नहीं आ रही, पीएमएलएन की ख्वाहिशात की ये मजीद आगे हो जाए। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि पीएमएलएन इसके आड़े आ रही है इस आपकी 90 रोज की पाबंदी के? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इलेक्शंस नहीं चाहेगी, क्योंकि अलबत्ता तमाम सियासी जमातों को अवाम के पास जाना है, अवाम के वोट से ही जो है आकर आगे ऐवानों को दोबारा बहाल करना है, और ऐवानों के अंदर आके अवाम की आवाज़ उठानी है। तो एक प्रोसेस है, इसको कंटिन्यू होना चाहिए इलेक्शन के प्रोसेस को। इसको डिस्टर्ब करना किसी भी सियासी जमात के, इसको आपको लगता है कि नो पार्टी विल ऑब्जेक्ट टू इट, कोई हर पार्टी जो है वो इलेक्शंस में ही जाना चाहिए? I think
डेफिनेटली देखिए, आपको पता है इस वक्त के जो हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, ये 1.5 साल का जो अरसा पीडीएम की हुकूमत रही है, ये कोई इतना सुहाना वक्त नहीं था। हमें कोई अच्छे हालात में मोना, लेट मी जस्ट फिनिश, हमें कोई अच्छे हालात में हुकूमत नहीं मिली थी। बहुत ही चैलेंजिंग, मुश्किल तरीन, टफेस्ट ऑफ द टफेस्ट सिचुएशन में हमें हुकूमत मिली थी। उस माहौल में हमें पता है कि मईशत को अगर हमें ट्रैक पे लाना है तो उसके लिए बड़े जरूरी यही व्यूज हैं जिनको आवाम को रिलीफ मिले। आज जो आवाम महंगाई की वजह से परेशान है। जी पंजोता साहब, आप लोग टेंशन ना लें, इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार इदारा है और पीपल्स पार्टी को भी उस पर पूरा एतमाद है। पीटीआई टेंशन ना ले इलेक्शंस के इनेकाद की। बिल्कुल सही है जी। इसके अंदर बिल्कुल आइन भी वाज़ेह है। आइन ये है कि 90 के दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होंगे और इलेक्शन की जो तारीख है वो आइन का आर्टिकल 48 सबसेक्शन 5 वो वाज़ेह कहता है कि सदर पाकिस्तान जो है वो तारीख देंगे और इलेक्शन जो है वो 90 डेज के आगे एक दिन भी नहीं जा सकता। और वहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वो शल लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि नॉट मोर देन 90 डेज। तो इंशाल्लाह साफ शफाफ, यानी आप कह रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा है कि ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, सदर मुमलिकत का नहीं है, आप उसको खत को डिनाई, आप अग्री नहीं करते उससे? गलत बात बिल्कुल जी। देखें, कोई भी एक्ट है, कोई भी कानून के अंदर अगर तरमीम की जाए तो आपने उसको पहले देखना है कि क्या ये आइन के मुतसादिम है। आइन के अंदर तरमीम होती है 2/3 मेजॉरिटी के साथ, और वो तो आप लोगों के पास थी नहीं कभी। अता साहब इस पे आपका मच नीडेड व्यू, 2/3 तो आपके पास थी नहीं। कौन सी आईनी तरमीम की है जिससे आप लोग ये क्लेम कर रहे हैं या ईसीपी ये क्लेम कर रहा है कि सदर मुमलिकत का हक नहीं? देखिए, 18th अमेंडमेंट के बाद ये सदर का इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन की डेट दे, ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। और मैं बतौर सियासी वर्कर ये समझता हूँ कि इलेक्शन जल्द अज जल्द होने चाहिए। और ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है इस वक्त, तहरीक इंसाफ जो है वो मुश्किलात का शिकार है। खैबर पख्तूनख्वा में इनकी पार्टी बढ़ चुकी मुख्तलिफ हिस्सों में, पंजाब में जो है वो IPP बन चुकी। इनके पास इलेक्टेबल्स की वो तादाद नहीं है जो इलेक्शन जीतने के लिए दरकार होती है। और बतौर पॉलिटिकल वर्कर मैं समझता हूँ कि जहाँ पे मरदमशुमारी के नतीजे में होने वाली हल्का बंदियां भी एक हकीकत है। इलेक्शन का जल्दी होना भी जो है वो जरूरी है। तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए, इलेक्शंस का जल्दी होना पीटीआई को अगेंस्ट उनके जाएगा, इनकी मन मंशा के खिलाफ जाएगा। एब्सोल्युटली। और इलेक्शन कमीशन ने एक काम अच्छा किया कि आज पीटीआई और JEI को बुलाया था, कल हमें बुलाया हुआ है। तो वो मुशावरत का उनका एक सिलसिला जारी है और तमाम सियासी जमातों से मुशावरत के बाद को वो फैसला करेंगे। पीटीआई को भी बल्कि बुलाया था जिसके लिए अली जफर साहब भी गए थे। नाज़रीन, आई विल हैव ऑन दैट नोट, बट थैंक यू टू द लेडी एंड बोथ द जेंटलमैन। काफी सारे उमूर हमने डिस्कस किए। इंशाल्लाह विल टेक अ क्लोज फॉलो अप ऑन दिस इन द डेज टू कम। आपके देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।